हाँ तो बच्चों, आज हम लोग अपना लेक्चर 2 शुरू करेंगे। एसी थ्योरी। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में फ्लेमिंग फैराडेस लॉ देखा था और लेंस लॉ देखा था। तो अब हम लोग अपने एसी के ऊपर जाना शुरू करेंगे। तो फैराडेस लॉ में हम लोग ये देखा था कि बेसिकली कि अगर फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है बेसिकली ये। तो आज हम लोग अल्टरनेटिंग ईएमएफ के ऊपर आगे डिस्कस करते हैं। तो पहला हम लोग आज जो है हमारा लेक्चर, ठीक। तो अभी हम लोग देखते हैं concept of electromotive force। ठीक, कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चलिए हम लोग एक केस लेते हैं इसमें कि एक जो है हम लोग कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं बी। ये हमारा बी है, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड है हमारा जो कि कांस्टेंट है, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। और हम लोग एक वो कॉइल ले रहे हैं, एक कंडक्टिंग कॉइल ले रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। इस तरीके से एक कॉइल ले रहे हैं जिसका एरिया है ए। मान लीजिए इसका एरिया ए है, वो भी कांस्टेंट है। और इसको जो है हम लोग ओमेगा स्पीड से घुमा रहे हैं खूब तेजी से, ठीक। तो क्या होगा, जैसे कि मैंने फेराडेस लॉ में बताया था कि अगर या तो बी चेंज हो, फ्लक्स फाई क्या होता है, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अगर बी चेंज होता है तो भी फ्लक्स चेंज होता है, ए चेंज होता है तो भी फ्लक्स चेंज होता है, थीटा चेंज होता है तो भी फ्लक्स चेंज होता है। तो बी और ए को हमने यहाँ कांस्टेंट ले लिया, यानी ए का मतलब एरिया ऑफ इस रिंग का, एक सर्कुलर रिंग है, अभी सिंगल टर्म पे ही मैं जा रहा हूँ। और बी जो है ये हमारा फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके का, वो भी एक तरह से हमारा कांस्टेंट है। तो चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है हमारा थीटा, क्योंकि अगर हम लोग एक एक्सिस पे देखें इसे, तो जो ये थीटा है हमारा, ये भी चेंज कर रहा है। तो थीटा चेंज कैसे कर रहा है, थीटा समय के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा थीटा भी बढ़ेगा। किसी टाइम थीटा ये होगा, किसी टाइम थीटा यहाँ पे थीटा 2 होगा, कभी यहाँ पे थीटा 3 होगा। मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो थीटा जो है समय के अनुसार चेंज हो रहा है, और स्पीड क्या है इसकी, ओमेगा। तो थीटा की वैल्यू जो होती है वो होगी ओमेगा इंटू टी। यानी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो भी थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे थीटा की वैल्यू भी चेंज होगी। मतलब दोनों भी, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो थीटा की वैल्यू भी ज़्यादा तेजी से चेंज होगी, और टाइम अगर ज़्यादा होगा वैसे भी थीटा की वैल्यू वैसे वैसे चेंज होती रहेगी, ठीक। तो ये बात हमें समझ में आई कि थीटा की वैल्यू जैसे जैसे हम लोग चेंज करेंगे वैसे वैसे चेंज होती जाएगी, ठीक, समय के रिस्पेक्ट में। तो फ्लक्स भी हमारा चेंज हो रहा है एक तरीके से। तो ईएमएफ हम लोगों ने क्या निकाला था, E इक्वल टू डी फाई बाई में डी टी माइनस, यानी कि ईएमएफ इसमें इंड्यूस्ड हुआ क्योंकि भाई थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ मैंने कहा कि इंड्यूस का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि जो चीज पहले नहीं थी पर अब आ गई है। तो यहाँ पे आ गया हमारा E इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। तो E इक्वल टू माइनस डी वाई में डी टी, और फाई की वैल्यू क्या है, बी इंटू ए इंटू कॉस। थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। थीटा की जगह हम लोग ओमेगा टी लिख सकते हैं क्योंकि थीटा भाई चेंज कर रहा है, और कैसे के, और समय और स्पीड दोनों के हिसाब से चेंज कर रहा है।
तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू माइनस डी बाई में डी टी। एक सेकेंड, हम लोग ये देख रहे हैं इसमें कि ये बी और ए जो है हमारा कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं कर रहा है, तो डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ सकता है। तो ये आ जाएगा माइनस बी इंटू ए इंटू डी बाई में डी टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी। ओमेगा भी एक तरह का कांस्टेंट है भाई, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ही घूम रहा है, तो इसे भी हम लोग एक तरह जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा को भी कांस्टेंट रखेंगे। भाई ओमेगा तो चेंज नहीं कर रहा है, स्पीड तो उसकी तरह से कांस्टेंट ही है, वो तो हर बार चेंज नहीं कर रही समय के रिस्पेक्ट में। और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, माइनस साइन। कॉस का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन से क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा बी इंटू ए इंटू ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन मैंने किया है कि cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है एक तरीके का, भाई कांस्टेंट स्पीड के साथ ये चीज घूम रही है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो फिर हम लोग आगे बढ़े इसमें, यहाँ तक आ गए थे हम लोग। फिर ये हो जाएगा E इजकल टू बी इंटू ए इंटू ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अच्छा, इसको हम ये बेसिकली ये है सिंगल टर्म के लिए। अगर इसी तरीके से उसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर n टर्म्स हो, अगर एक कॉइल की जगह कई कॉइल्स हो इस तरीके से और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, तो हर एक टर्न पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तब ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी इंटू एन हो जाएगी, एन बी ए इंटू ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ये सिंगल टर्न के लिए है, ये है एन टर्न्स के लिए। अगर एक कॉइल में है तो इतना होगा, अगर एन कॉइल हो तो एन बी ए इंटू ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। तो ई को हम लोग लिख सकते हैं ई इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ ई नॉट होगा एन बी ए इंटू ओमेगा। ई नॉट को हमने इस वैल्यू को हमने ई नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ जो हम लोग इस इक्वेशन से हम लोग एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो अल्टरनेटिंग हुआ। जो हम लोगों ने एक फिगर ड्रॉ किया था, एक फीड ले लिया था कांस्टेंट और उसमें एक कॉइल रखा था, उसको ओमेगा स्पीड से हमने रोटेट करना शुरू किया, तो जो कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ वो क्या हुआ, अल्टरनेटिंग साइन के साथ क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। साइन देखिए ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब जैसे जैसे समय साइन की वैल्यू बदलेगी ई की वैल्यू भी बदलती चली जाएगी, एक तरह से अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। तो यहीं से हम लोग अपना एसी का बेसिक, यही हमारा एसी का बेसिक्स। तो यहीं से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट ये चीज़ क्या होती है, इसके बारे में हम बताएंगे। डायरेक्ट करंट के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जनरली डीसी जब पढ़ाया था तो डायरेक्ट करंट, पर एक बार चलिए इसको देख लेते हैं। अगर हम लोग कोई एक, पहले हम लोग देखते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस हम लोग लेते हैं इस तरीके से, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग एक वोल्टमीटर लगा देते हैं, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, यहाँ एक आमीटर लगा देते हैं और यहाँ पे हम लोग एक डीसी सोर्स लगा देते हैं।
ठीक, मान लीजिए करंट आई है। अगर हम लोग इसका एक ग्राफ बनाएं, वी एक मैग्नीट्यूड करंट और टाइम के रिस्पेक्ट में, ये टाइम है हमारा मान लीजिए, और यह है मैग्नीट्यूड है वोल्टेज और करंट का। तो ये वोल्ट मीटर जो वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा उसी को दिखाएगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो मान लीजिए वोल्टेज V है, ये कांस्टेंट रहेगा भाई टाइम के साथ, चाहे किसी भी टाइम के लिए, पहले सेकंड के लिए, दूसरे के लिए, किसी भी टाइम के लिए वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, ये हमेशा V ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। अच्छा, करंट की वैल्यू क्या होगी? I इक्वल टू V बाई R। अगर वोल्टेज की वैल्यू V है तो करंट की वैल्यू, और रेजिस्टेंस R है तो करंट की वैल्यू क्या होगी? V बाई R। अगर इसी को मैं इसमें दिखाना चाहूँ, कलर चेंज कर दे रहा हूँ, मान लीजिए इसको मैं रेड से दिखाता हूँ, तो वोल्टेज से थोड़ा सा तो कम रहेगा ही रहेगा हमारा करंट, क्योंकि भाग दे रहा है रेजिस्टेंस से। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, थोड़ा सा कांस्टेंट रहेगा, और ये होगा करंट आई। समय के हिसाब से ना करंट बदल रहा है और ना ही वोल्टेज बदल रहा है। अगर मैं सम किसी भी टाइम पे देखूं, t1 टाइम पे देखूं, t2 टाइम पे देखूं, tt टाइम पे देखूं, तो ना करंट बदल रहा है और ना ही वोल्टेज की वैल्यू बदल रही है, और ना ही उनकी पोलरिटी बदल रही है। जिस जो भी पोलरिटी पहले थी वो पोलरिटी अभी भी है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं डायरेक्ट करंट के बारे में, इट डिड नॉट चेंज इट्स polarity with respect to time। जो अपनी पोलरिटी चेंज नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट। पर मैग्नीट्यूड क्या चेंज हो सकता है? हाँ, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। अब मैं दूसरा एक फिगर बना रहा हूँ, ये देखो, मैं ये देख ले रहा हूँ, ये मान लीजिए वोल्टेज है और टाइम है, इसकी पोलरिटी चेंज नहीं हुई, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं जा रहे हैं, जीरो या उसके करीब हो जा रहा है, पर पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रह रहा है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, पर इसकी पोलरिटी चेंज नहीं हो रही है। तो मैं इसको डायरेक्ट करंट कहूँ या अल्टरनेटिंग करंट, ये भी डायरेक्ट करंट में ही आता है। मान लीजिए करंट नहीं, करंट है, ये भी डायरेक्ट करंट ही होता है। जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहे, मैग्नीट्यूड चेंज भी हो सकता है, पर पोलरिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहना चाहिए, डायरेक्शन इसका उल्टा नहीं होना चाहिए, वरना यहाँ पे वो अल्टरनेटिंग आ जाता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि जब हम लोग रेक्टिफायर के बारे में देखते हैं तो रेक्टिफायर में कुछ इस प्रकार का, जैसे कि अगर हम लोग ये इस रेक्टिफायर हम लोग जब बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं, डायोड से और रेजिस्टेंस से, तो इसमें आउटपुट हमें कुछ इस तरीके का मिलता है। करंट हो या वोल्टेज और टाइम के रिस्पेक्ट में, इसे हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट। क्यों? क्योंकि ये अपनी पोलरिटी नहीं चेंज करता, ये बात ध्यान रखिए कि डायरेक्ट करंट कभी भी अपनी पोलरिटी चेंज नहीं करेगा। हाँ, जीरो भले हो जाएगा पर पोलरिटी चेंज नहीं होगी उसकी कभी, ठीक है? जीरो हो सकती है पर चेंज नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव से तुरंत नेगेटिव हो जाएगा, ठीक? अब हम लोग अपना एक ये मेरे ख्याल से डायरेक्ट करंट का आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पे जाते हैं।
अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि विच चेंजेस इट्स पोलरिटी पीरियोडिकली। ये क्या होता है? इट चेंजेस इट्स पोलरिटी पीरियोडिकली। ठीक, मतलब एक निश्चित समय पे यह अपनी पोलरिटी को चेंज कर देगा। जैसे कि ये देखो, 0 से T1, T2, T3। 0 से T1 में ये पॉजिटिव है और T1 से T2 पे निगेटिव है, फिर T2 से T3 पे पॉजिटिव है। निगेटिव का मतलब ये हुआ कि पोलरिटी चेंज कर दी। अब इसको एक एग्जांपल से जैसे मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक एसी सोर्स लगाया, इसे मैंने ग्राउंड कर दिया। यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पे मैंने एक अमीटर लगाया, ये 0, 1, 2, -1, -2, और यहाँ पे मैंने इसे ग्राउंड कर दिया। ये क्या करेगा? 0 से 1 सेकंड तक ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। 0, 1, 2 पे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, कुछ इस टाइप से होगी। 0 से 1 पे, 0 से शुरुआत करेगा 1 और 2 पे, 1 और 2 पे, और फिर 2 से लेके 2 से क्या होगा? 0 से 1 और 2 पे, 0 से 1 पे गया, फिर 1 से 2 पे गया, फिर 2 पे, फिर वापस आया, फिर 0 पे आ गया। यानी कि पहले 0 से गया, फिर 1 एम्पियर शो किया, फिर मैक्सिमम 1 हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे मैक्सिमम 2 हो गया, फिर 2 से फिर नीचे आना शुरू किया, फिर 1 पे गया, फिर उसके बाद 0 हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ? निगेटिव जाना शुरू कर दिया। निगेटिव का मतलब पहले करंट की डायरेक्शन ये थी, अब करंट की डायरेक्शन ये हो गई है। 2 से -1 पे गया, फिर यहाँ पे -2 पे गया, -1, -2, और फिर वापस आना शुरू हुआ, फिर 0 पे आ गया। मतलब सुई जो है हमारी पहले 0 पे थी, फिर 1 पे जाएगी, फिर 2 पे जाएगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, 2 से 1 पे आएगी, 1 से फिर 0 पे जाएगी, फिर उसके निगेटिव होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि पहले बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा 2 तक, फिर घटना शुरू करेगा, फिर निगेटिव होना शुरू होगा, फिर निगेटिव में बढ़ना शुरू करेगा, फिर निगेटिव से घटना शुरू करेगा, फिर 0 पे आएगा। यानी कुछ समय तक के लिए डायरेक्शन इस यहाँ पे होगी, फिर कुछ समय के बाद डायरेक्शन ये होगी। ये इसी को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। कुछ समय पॉजिटिव निगेटिव का बस मतलब इतना ही रहता है कि 0 से T1 तक एक डायरेक्शन थी, फिर T1 से T2 तक ये डायरेक्शन हो गई, अपोजिट हो गई। कोई मतलब एक डायरेक्शन में कुछ एक समय तक गया, फिर दूसरे डायरेक्शन में दूसरे समय तक गया। इसी को कहते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग। अब इसके कई स्वरूप हो सकते हैं। हम लोग ये भी अल्टरनेटिंग हुआ, जैसे कि मान लीजिए ये भी हमारे एसी करंट में आएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए T1 तक एक 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 पॉजिटिव है, T1 से लेके T2 तक निगेटिव है, फिर T2 से लेके T3 तक पॉजिटिव है। इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। ये भी हमारा अल्टरनेटिव में आएगा ये चीज। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बात समझ में आ रही कि एक 0 से T1 तक एक डायरेक्शन में करंट फ्लो किया, T1 से T2 तक दूसरे डायरेक्शन में फ्लो किया, T2 से T3 तक T से फिर वही पॉजिटिव हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। जो पर हाँ, ये निश्चित समय पे होगा, ऐसा नहीं होगा कि किसी भी T1 कुछ और होगा, T2 फिर कुछ और होगा, T3 कुछ और होगा। एक निश्चित समय पे ही होगा ये चीज। एक पीरियोडिकली इसलिए कहते हैं कि एक पीरियड ऑफ टाइम पे ही होता है कि एक निश्चित टाइम पे ही ये चीज होगी, ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी हो जाएगा। बात समझ में? इसी को कहते हैं हम लोग अल्टरनेटिव। तो बात समझ में आ गई। डीसी में क्या था कि मैग्नीट्यूड तो चेंज हो सकता है पर पोलरिटी चेंज नहीं हो सकती। मैग्नीट्यूड का मतलब कम और बढ़ सकता है। जैसे कि हम लोग पिछले स्लाइड पे जाएं तो मैग्नीट्यूड इसे कहते हैं कि पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है।
पर अपने दिशा नहीं बदल रहा है, वो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रह रहा है। देखो किसी तीन इसमें हर समय पॉजिटिव रह रहा है, निगेटिव नहीं हो रहा। इसी को कहते हैं डायरेक्ट करंट, जो अपनी पोलरिटी चेंज ना करे। इसमें कांस्टेंट था, इसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है पर पोलरिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। और अल्टरनेटिंग में क्या था कि डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, फिर एक निश्चित समय के बाद उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट और एसी और डीसी। ठीक है, तो इसमें अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में अंतर समझ में आ गया। तो अब हम लोग इसकी कुछ परिभाषाएं होती हैं, इसमें कुछ परिभाषाएं जिसे हम लोग कहते हैं उसे हम लोग देखते हैं। पहले फिगर बनाते हैं ताकि अच्छे ढंग से समझ में आ जाए आप लोग को। अगर हम लोग एसी और अल्टरनेटिव कहते हैं, जैसे कि ये है, इसे कहते हैं साइनसॉइडल। अगर हम लोग करंट को दिखाना हो इसी में तो कुछ ऐसे दिखाएंगे। मैं एक फिगर में बना दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। ये मान लीजिए एक रेजिस्टेंस ले रहे हैं और एक अल्टरनेटिंग सोर्स ले रहे हैं। यहाँ पे एक मीटर लगा दें और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दें। तो ये होगा हमारा वोल्टेज का और ये होगा हमारा करंट। तो V हो जाएगा Vm साइन ओमेगा टी और I हो जाएगा Im साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज है और ये करंट है। ठीक, करंट क्योंकि V बाई आर होता है थोड़ा सा उसे लोअर दिखा देते हैं। तो इसमें कुछ चीजें हम लोग देखते हैं, इससे कुछ एनालाइज करते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मैक्सिमम वैल्यू हमारे अल्टरनेटिंग की तब होगी जब साइन मैक्सिमम होगा। जब साइन मैक्सिमम होगा तभी वोल्टेज जो है हमारा मैक्सिमम होगा। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहती है? 1। तो यानी कि V जो मैक्सिमम होगा वो Vm होगा और करंट मैक्सिमम कितना होगा? Im होगा। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। कभी साइन का 0 से 90 तक का टेबल देख लीजिएगा। 0 मिनिमम वैल्यू होती है, 0 से शुरुआत करेगा और मैक्सिमम 1 तक जाएगा और फिर 1 से शुरुआत होकर फिर -1 तक जाएगा। साइन की मैक्सिमम, साइन थीटा की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है +1 और मिनिमम होती है -1। साइन हमेशा इन्हीं कोई भी वैल्यू जब भी लेंगे देखेंगे तो -1 और +1 के बीच में ही रहेगी। तो इसी से अगर साइन जब मैक्सिमम होगा तो V मैक्सिमम होगा और साइन जब मैक्सिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? Vm और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? Im। और साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। तो V मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? -1 इधर पुट अप कर देंगे तो -Vm और I मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी? -Im। तो यहाँ पे ये करंट वैल्यू कितनी मिनिमम होगी? -Im और इसकी वैल्यू कितनी होगी? -Vm। ठीक, ये बात समझ में आई आप लोग को? ये बस एक तरह का एनालाइज मैं करके बता रहा हूँ कि अगर इस तरह का कोई सर्किट हो साइन में तो जो Vm और Im होता है ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, ताकि ये से अगर कोई पूछे उनकी मैक्सिमम क्या है तो भाई साइन की तभी मैक्सिमम, इसकी वैल्यू तभी मैक्सिमम होगी जब हमारे साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? 1। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? Vm। और करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? Im। ठीक है, अब इसमें कुछ परिभाषाएं होती हैं और इसके आगे हम लोग इसको देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू हम लोग मैंने बता दी कि मैक्सिमम वैल्यू
मैक्सिमम वैल्यू को ही हम लोग पीक वैल्यू कहते हैं। और पीक वैल्यू, पीक का मतलब अपने सबसे ऊंचाई पे कब पहुंचा, ऊंची वैल्यू। पीक किसे कहते हैं, जैसे कि पहाड़ों का पीक, मतलब कि पहाड़ का पीक कितना है, ऊंचाई कितनी है। तो जैसे कि ये हमारा क्या था, एक वेव था, ये इसके पीक क्या है, अगर हम लोग इसे लिखें, ये टाइम है हमारा और ये वोल्टेज है, मैग्नीट्यूड, तो वीटी से लिखते हैं। वीटी का मतलब होता है कि वोल्टेज की वो वैल्यू जो समय के अनुसार बदल रही है। देखिए जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे वोल्टेज की वैल्यू बदल रही है। मान लीजिए यहाँ समय 1 सेकेंड है, यहाँ 2 सेकेंड है, यहाँ 3 सेकेंड है, यहाँ 4 सेकेंड है, यहाँ 0 सेकेंड है। जीरो पे वैल्यू क्या है, वीटी जीरो। वन पे कुछ वैल्यू V1 है, टू पे V2 है, थ्री पे V3 है, फोर पे फिर क्या है, जीरो। तो जैसे जैसे हमारा समय बदल रहा है वोल्टेज की वैल्यू बदल रही है, इसीलिए इसको लोग कभी कभी VT लिखते हैं ब्रैकेट में, यानी कि वोल्टेज की वो वैल्यू जो समय के अनुसार बदलती है। तो इसे हम लोग लिखते हैं BM साइन ओमेगा टी। अब जैसे 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 समय बदलता है साइन की वैल्यू भी बदलेगी, और साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब भी मैक्सिमम होगी इस bt की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1। तो v मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, पीक वैल्यू, सबसे ऊंची वाली क्या होगी, Vm। बात समझ में आ गई, यही चीज मैं बताना था। दूसरी चीज थी हमारी इसमें टाइम पीरियड। एक अल्टरनेटिंग करंट को अपनी पूरी एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे कि एक पूरा एक वेव बना रहे हैं, एक बड़ा सा वेव बना रहे हैं, ठीक है, ये रहा मेरा वेव एक, इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। टाइम है, ये है bt, ठीक। ये देखो मान लो ये T1 है, T2 है, T3 है, T4। जीरो जीरो से T2 तक, देखो जीरो से T2 तक आने में जितना टाइम लगा, T2 के बाद क्या हो रहा है, यही वेव फिर से रिपीट हो रही है इस तरीके से। T4 के बाद क्या होगा, फिर वैसे ही रिपीट होगी। तो यानी कि जीरो से T2 के बाद हमारा क्या हो रहा है, फिर से वेव वैसे ही रिपीट हो रही जैसे पहले थी। अगर यहाँ से यहाँ तक देखो T2 टाइम तक, तो T2 के बाद क्या हो रहा है, वेव वैसे ही रिपीट हो रही है। तो इसी को कहते हैं टाइम पीरियड, यानी जीरो से T2 तक का इसका जितना के बाद जो है फिर वेव वैसे ही रिपीट हो जा रही है, तो इसी T2 को कहेंगे टाइम पीरियड। यानी कि T2 टाइम के बाद वेव फिर वैसे ही रिपीट हो जा रही है, यानी कि जीरो से T2 को क्या कहेंगे, एक साइकिल। जीरो से T2 तक के टाइम को कहेंगे ये एक साइकिल है, ये इसके बाद फिर वो चीज वैसे ही रिपीट हो जा रही जैसे पहले थी, ठीक है। इसी को कहते हैं टाइम पीरियड। अल्टरनेटिंग करंट को अपनी एक साइकिल पूरी करने में जितना समय लगता है उसी को कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। अभी इसको यहीं पे रोकते हैं, इसके बाद क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो बात दिक्कत होने लगेगी। इसको भी यहीं रोकते हैं। इसके बाद वाला टाइम पीरियड से ही मैं शुरुआत करूँगा, या टाइम पीरियड को फिर से एक बार समझा दूँगा, और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा।